खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आ रही बड़ी खबर, मैं हूँ सईद काजी। दो इंतहाई अहम खबरें आज। एक तो ये कि 8 रुकनी बेंच की बना दिया है जनाब चीफ जस्टिस साहब ऑफ पाकिस्तान ने। ये जो कानून बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसके प्रोसीजर के हवाले से जो तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की गई है वो उस हवाले से बात करेंगे। पार्लियामेंट क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब को नाअहली से बचा सकेगी, क्योंकि ये भी उन्होंने बुला लिया है कल अपने चेंबर में। बहुत से लोगों को किसी माहिर से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हुकूमत असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी नहीं जाएगी, ये कहा है और इस किस्म के अज़ाइम का ऐलान किया जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 80 लाख मज़ीद लोगों के बेरोज़गार होने की एक पेशन गोई की जा रही है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच एतजाज़ एहसन साहब। 2-3 बातें। एक तो ये कि आपने अपने के साथ बहुत जयद जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया है, एक मीटिंग भी है। मगर मैं सवाल सबसे पहले ये करूँगा, ये फरमाइए कि एक तो ये इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है जो 8 रुकनी बेंच उन्होंने बनाया है, और सेकेंडली उन्होंने चेंबर में बुलाना मुनासिब समझा जो अमल दरामद नहीं हुआ, तो इन दोनों की क्या अहमियत है, इस पर ज़रा थोड़ी रोशनी और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जनाब एतजाज़ एहसन साहब। देखिए जी, इस बेंच ने, उमर अता बंदियाल के बेंच ने जो कह देना है कि इलेक्शन जिस दिन होंगे वो इलेक्शन उस दिन होंगे, और अभी तक उनका इरादा लगता है बिल्कुल ये 15 मई को इलेक्शन कराने। और उनके आगे जो उधर पेश किया गया वो तो लंगड़े हैं, वो तो बिल्कुल लंगड़े लूले उधर है। वो एक कह रहे हैं कि ये रकम नहीं है। 18,000 अरब रुपए सालाना खर्चा है प्रोविंसेस का और फेडरेशन का। 18,000 अरब, उसमें से ये 20 अरब नहीं निकाल सकते। ये बिल्कुल गलत और झूठा ये मौक़िफ़ है। फिर कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी और वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। और ये काजी साहब, पाकिस्तान एक बड़ा वसी मुल्क है अल्लाह के फजल से, अल्लाह के ताला के फजल से। खैबर से लेकर कराची तक और दाल बंदीन से लेकर वागे तक ये दुनिया के बड़े ममालिक में से एक है। अब कहीं ना कहीं धमाका कोई तो होता रहता है रोजाना के मरहले में भी। रोजाना के मरहले में कोई ना कोई धमाका कहीं हो रहा था। अब क्या पाकिस्तान को बिल्कुल उसमें जमूद कर दे, पाकिस्तान बंद कर दे सारा, कि सिक्योरिटी थ्रेट है? जितना घनाना और जितना गलत और गंभीर ये था एपीएस का वाकया। एपीएस का जो वाकया था उससे ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक और रूह को हिला देने वाला तो वाकया कोई नहीं था कि बच्चे 142 उन्होंने गोलियां मार के मार दी। और क्या पेशावर बंद हो गया था? क्या केपीके में कारोबार सारा बंद हो गया था? क्या पाकिस्तान सारे में दुकानें बंद हो गई? सब कुछ कारोबार चलता रहा। ये 1, 2 जगह 3 जगह अगर कोई खुद कुछ हो भी जाता है तो वो तो किसी दिन भी हो सकता है। बाई एंड लार्ज काजी साहब, हमारा जो मिजाज है, हमारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, लाइनों में जाके लड़ते हैं, लाइनों में लगते हैं और पुरअमन तौर पे इलेक्शन होते हैं। एक अगर पोलिंग स्टेशन पे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गया, जगह दूसरे में 2 में हो गया, आम तौर पे तो आम इलेक्शन होते हैं और एक ढोल बजाते हुए जाता है और एक
सोमवार जाता है। हमारे लॉयर्स कम्युनिटी देखे, लॉयर्स में 150 साल से हर साल पाकिस्तान के लॉयर्स में हर साल कोई 250 बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं, एक ही दिन होते हैं। लोग लाइनें लगा के, बड़ी गर्मा सर्दी होती है इलेक्शन कैंपेन में, पर जब वो जाते हैं पोलिंग स्टेशन में अपना अपना वोट डाल के आ जाते हैं, नतीजे का इंतजार करते हैं। नतीजा आ जाता है, एक जीत जाता है, एक हार जाता है। अक्सर जो हारने वाला होता है वो वही मुबारक देता है जीतने वाले को घर जाने से पहले, और जो जीतने वाला है वो उसको कहता है यार मैं नहीं जीता, तुम तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेदार साहब माजरा चाहता हूँ, आपने एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बनाई 15 को, मुझे याद है मुशर्रफ के खिलाफ इश्तहार जस्टिस साहब को कोई नहीं जानते थे, उसके रुआ आप थे, सारी क्यादत आपने की। गलती में मैं भी उन दिनों में PUJ का प्रेसिडेंट था। दूसरा, जो कल 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, जो आइन में अमेंडमेंट की गई है, अगर उस पर आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला मुतवक्को है? और दूसरा, वजीर दाखिला तो कह रहे हैं 14 मई तो दरकिनार, हम 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। क्या वकला दोबारा जैसे मुशर्रफ की तरफ सीसा पलाई दीवार बने थे ऐसे बाहर आएंगे आपके नज़र में? वकला निकलेंगे अगर ये चीफ जस्टिस के खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन लेने की कोशिश की। चीफ जस्टिस इस वक्त तारीख के साथ खड़ा है, और जो उसके मुखालिफिन है वो उस नजरिए के साथ खड़े हैं जो तारीख में पिट गया है, और वो नजरिया जरूरत है। नजरिया जरूरत आखिरकार भट्टी साहब है क्या? नजरिया जरूरत ये है, और वो ये कहता है कि ये तस्लीम, बिल्कुल तस्लीम कि आइन का तकाजा है कि सफर 2 मील का हो, पर अगर मुख्तदर अफराद इनमें सिपा सालार रहे हो, ये कहते हैं कि 2 मील नहीं 4 मील का करो, आइन 2 मील ही करता, पर आप 4 मील कर लो और ये दरगुजर करो, ये जरूरत है कि 4 मील करो। अब आइन कहते हैं 90 दिन, आप कहते हैं 90 दिन से आगे चला जाए तो क्या हर्ज है? ये नजरिया जरूरत है। अब नजरिया जरूरत ने हमें बहुत परेशान किया। हमारे इक़दार का जो हमारे एक माशरती और कौमी इक़दार है, वो ये सिर्फ कानून और आइन की बात नहीं, माशरती और कानूनी इक़दार जो हमारे, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने कहा है ये दुरुस्त है कि 62 का आइन इजाजत नहीं देता कि मार्शल लगाओ, और अगर लग गया है तो फिर नजरिया जरूरत के तौर पे भाई साहब सारे मुल्क खामोशी से इसको बर्दाश्त कर ले। ये अयूब खान के वक्त, जियाउल हक के वक्त बेगम नुसरत भुट्टो के मुकदमे में, और यही मुशर्रफ के वक्त में जफर अली शाह के केस कि ये बिद्दत है पर खा लो। अब इसने हमारे इस एटीट्यूड ने हमारे तमाम इक़दार बदल दिए। तो बाकी कौमें ऐसी नहीं मानती, वो बाकी कौम में, बरतानिया में, हिंदुस्तान में आप सोच नहीं सकते हो कि फौज ऐसा करे। क्या वहाँ गुर्बत कम है? क्या वहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज कम है? क्या वहाँ चीन के बॉर्डर पे जंग नहीं चल रही? क्या वहाँ नक्सल बारी जो है वो 100 से ज्यादा अजला में अपनी हुकूमत नहीं बना के बैठे? वहाँ जा ही कोई नहीं सकता। क्या वहाँ टेरर नहीं हो रहा? क्या वहाँ कश्मीर में पूरी
जंग आज़ादी नहीं चल रही, वो इलेक्शन कराते हैं। ये क्या मजाक है कि जी इलेक्शन। अच्छा इत्तेदार साहब, कल मैं एक मालिक में था, मालिक साहब से एक प्रोग्राम में मैं था, एक तो वो कह रहे हैं हुकूमत ने पैसे देने से इनकार कर दिया, पार्लियामेंट को दे दिया, और दूसरा अदारों ने कहा कि हम फिलहाल गर्मियों में नहीं दे सकते, सर्दियों में देंगे। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन फिर कौन कराएगा? हुकूमत तो ऑन ही नहीं कर रहा, ना वो पैसे दे रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब क्या फैसला कर सकते हैं? किसको बुला सकते हैं कि इलेक्शन यकीनी हो आइन के मुताबिक 14 मई को? नहीं जी, चीफ जस्टिस कल अगर बेंच बैठते हैं, बुलाए प्राइम मिनिस्टर से, किसी और को, प्राइम मिनिस्टर को बुलाए, प्राइम मिनिस्टर को बुला के और कहें कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी बुलाए, दोनों को बुला के एक सवाल कर रहे हैं उन्हें कि आपने इलेक्शन कराने हैं कि नहीं करा। अगर वो कहते हैं कराने हैं तो कहें जी ये 15 तारीख मई है, मई की 15 तारीख तक कराए जाए। और अगर नहीं आप कराते और आपको हम अगले 5 दिन में देखते हैं कि आप कुछ और कर रहे हैं, तो हम आपको बुला के डिस्क्वालीफाई करें और डिस्क्वालीफाई करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने अपना इज्जत बकार अपनी कब्रों में ले जाना है। सुप्रीम कोर्ट ये सॉफ्ट पावर है। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसिस्टिंग ऑर्डर है उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कोई इनकार नहीं कर सकता। इनकी भी मजाल नहीं। ये शहबाज शरीफ ने अपने ऊपर नहीं ना लिया, तो सारी काबीना को बीच में ला रहा है, सारी असेंबली को बीच में ला रहा है कि मेरे साथ ज्यादा हूँ। डरता है खुद। अगर नहीं कराने इलेक्शन तो कहो नहीं कराने, और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहो। ये क्या बुज़दिली है? वो बैठा बाहर से कहता है इसका भाई कि जिस बेंच को हम नहीं मानते उसके फैसले को किस तरह मान सकते? तो ये तो कह दिया आपने, यही या शहबाज शरीफ ने कहा, आपने कहा है कि हम नहीं मानते इस फैसले को। ये आके कह दे अदालत के सामने और अदालत तलब करे और ये कह दे अदालत के सामने, तो बात बस खत्म है। ठीक है, जाए ही घर जाए। वो उसके वहाँ तो कोई ट्रायल की भी जरूरत नहीं है। ये तो एडमिशन और कन्फेशन हो जाती है, इकबाल जुर्म हो जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर, और उसको डिस्क्वालीफाई करें। 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। और मरियम की तो शायद ख्वाहिश इसी से पूरी हो जाएगी। अच्छा एतजाज साहब, एक मैं दूसरे इशू की तरफ आना चाहता हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कल बेंच फार्म हुआ है 8 रुकनी, जिसमें ये जो एक कानून में तब्दीली 183(4) और जो जज साहब का इख्तियार है फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस के हवाले से, उनको जो है वो उनके क्लिप विंग्स को मुबैना तौर पर बज़ाहिर उनकी कोशिश की गई थी, उसको टेक अप कर लिया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि अभी वो एक्ट नहीं बना, सदर साहब ने साइन नहीं किए, तो उससे पहले ही स्ट्राइक डाउन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट उसे? अमूमी तौर पे तो यही राय रही है कि नहीं कर सकती, और सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कोई ऐसा कोई इकदाम नहीं कर सकती, क्योंकि वो लॉ बनेगा तो फिर उसको आप वो परखेंगे कि वो आइन के खिलाफ है नहीं है, और वो किसी वक्त भी बिल है, क्योंकि बिल की स्टेज पे है, वो उसमें तब्दीली आ सकती। लेकिन पाकिस्तान में 2 बातें मैं अर्ज करूंगा। एक तो ये बिल की हतमी स्टेज पे है, अब इसमें अमेंडमेंट नहीं होनी। अब इस बिल ने किसी तरह प्रेजेंट होना है सदर मुमलिकत, तो ये इनक्वेट लॉ नहीं है। ये कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि उस अरसा पैदाइश में है। ये बिल बिल्कुल अब पेश होना है सदर को, और हमें मालूम है क्या एक्ट बन। दूसरी बात है कि पाकिस्तान में हिस्बा एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो MMA की असेंबली ने सरहद में बनाया था। उस वक्त सरहद था अब खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के इस
कानून को चैलेंज कर दिया गया था और एक रेफरेंस उसके खिलाफ हो गई थी जब वो अभी बिल था, कानून नहीं बना था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसका रास्ता ये निकाला कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सारा जांच पड़ताल करके और इस नतीजे पे सुप्रीम कोर्ट निकली कि ये आइन के खिलाफ है। उसमें वो बड़ा नई मुनकर और वो दूसरे कॉन्सेप्ट ला रहे थे, जो MMA की जमातें थी इसमें खैबर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर खैबर को रोक दिया कि इसको आप इस बिल की तस्दीक नहीं करते, इस बिल को आप दस्तखत ही नहीं करते। और ये बिल वो एक तो है ना कि वो अगर 10 दिन सदर दस्तखत नहीं करता तो बिल बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ये उन्होंने उसको भी मुअत्तल किया। और ये हमारे पास नज़ीर है 9 जजों का वो फैसला। 8 जज उसके पाबंद हो गए, 9 जज के फैसले। और ये इनको करना चाहिए। इस वक्त जो जजेस नजरिया जरूरत के खिलाफ खड़े, उनको शमशीर बकफ होना चाहिए, उनको दलेर होना चाहिए, उनको परवाह नहीं करनी चाहिए। दे स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। नजरिया जरूरत से हम बर्बाद हो गए, हमारी इक़दार बर्बाद हो गई। अब हम नजरिया जरूरत के तहत ही रहेंगे। जिंदगी गुजर गई हमारी। 1954 में नजरिया जरूरत आया तमीज़ुद्दीन के केस में, और आज मैं 2023 में बैठा हूँ। 70 साल गुजार दिए नजरिया जरूरत के तहत। इसे जान छुड़ाए। देखिए इत्तेदार साहब, एक तो पूरी कौम की ख्वाहिश है नजरिया जरूरत दफन हो। सिर्फ आखिरी गुजारिश ये है, हुकूमत हमारी इतलात है, आज भी एक वजीर ने कहा जो मर्जी हो जाए इलेक्शन नहीं कराने। इत्तेदाद एहसन साहब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 14 मई 2023 को इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नजर आ रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद 7 दिन आगे नहीं कर देगा, तो अगर कर देगा 7 दिन आगे कर देगा फर्ज से, तो वो मैं उसको फिर भी 14 जुलाई समझूंगा, 14 मई समझूंगा। ठीक। ये अगर लेकिन ये अक्टूबर कोई नहीं होता। अक्टूबर से पहले इलेक्शन होंगे, मई में होंगे इलेक्शन। इत्तेज़ार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड यू हैव एनलाइटेंड अस लाइक ऑलवेज। आपने हमें भट्टी साहब, उनका यही कहना है, और साथ उन्होंने ये कहा कि अब इसकी एक अहमियत और भी है, और वो ये है कि हम नज़रिए, यानी उनके मतलब मैं उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हम नज़रिए ज़रूरत के डसे हुए हैं कि अपनी ज़ात के लिए आइन को, कानून को, रियासत को इस्तेमाल करने का जो काम है ये ख़त्म होना चाहिए। देखिए सब इत्तेदाद एहसन साहब एक हिस्ट्री है, और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है आइन की हुक्मरानी के लिए। ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब को कोई जानता नहीं था, वो गुमनाम जज साहब थे। इत्तेदाद एहसन साहब ने उसको लीड किया, मैंने उसको बहुत कवर किया। तो अब वही नजरिया जरूरत फिर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने बुलाया है। लेकिन काई साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा, 14 तारीख है, सुप्रीम कोर्ट ने परसों उन्हें वो बनाया है, तौहीन अदालत नहीं कहा, उन्होंने कहा ये बज़ाहिर ज़्यादा संगीन है। हुकूमत ओपनली कह रही है कि इलेक्शन नहीं होने, नहीं कराने, और तौहीन अदालत क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को एक वजीर दाखिला या कोई भी अहम शख्सियत ना माने। क्या मेरी इतनी जुर्रत है कि मैं ये लफ्ज़ कहूँ खुदा ना खास्ता कि सिविल जज का भी फैसला मैं नहीं मानता? अपील तो कर सकता हूँ, लेकिन इत्तेदार साहब कह रहे हैं। उधर आपने मरियम नवाज साहब की भी गुफ्तगू सुनी, वजीर दाखिला की भी सुनी, और मैं आपको खबर दे दूं, नवाज शरीफ ने शहबाज साहब को 2 दिन पहले कहा आप 3-4 दिनों में आप भी उम्रे पे आ जाएं, 21 तारीख तक निकालें, 21 के बाद हमारे लिए हालात साजगार हो जाएंगे। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने मौजूदा वजीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि आपने 21 अप्रैल 22 अप्रैल तक दिन गुजारने हैं, उसके बाद
सब कुछ हमारी मुट्ठ में आ जाएगा, मुट्ठी में आ जाएगा। अगर वो मुट्ठी में आ जाता है उनके मुताबिक, नवाज शरीफ साहब के मुताबिक, 21-22 को मुझे नहीं पता क्या होना है क्या नहीं, तो फिर ईद के बाद नवाज शरीफ भी वतन वापसी का सोच सकते हैं। आ नहीं रहे, मैं कह रहा हूं ये एक बहुत जबरदस्त खिचड़ी बन रही है। मैं तो इसके जवाब में सिर्फ एक आपको कोटेशन सुना सकता हूँ। बात यह है कि ये सारे हुक्मरान जब इक़्तिदार में बैठते हैं और ताकत के नशे में इस तरह की कहानियाँ बनाते हैं तो मुझे शेक्सपियर की वो बात याद आती है, वो बेज फार्चून नो आई सी दी पॉइंट इन दाई व्हील टू विच व्हेन एस्पायर दे टम्बल हेडलॉन्ग डाउन। हमने बड़े बड़े लोग देखे हैं, हमने ज़ियाउल हक भी देखा है, हमने बस्ती लाल कमाल भी खुदा ना खास्ता देखी है। हम उसको सपोर्ट नहीं करते किसी की ज़िंदगी को लेना। हमने मुसोलिनी को भी देखा है, उसकी उल्टी लटकती हुई लाश भी देखी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अल्लाह ताला से मैंने नवाज शरीफ को भी देखा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी देखा है, मैंने अदालतों की हुक्म अदूली सरेआम कहते हुए रोजाना सुन रहा हूं। मैं अपनी आप बीती बताऊं कि आपकी बात सुनूं, हिस्ट्री की तरफ जाऊं। मुझे बताएं ना, मुझे बताएं, ये ज़ियाउल हक से ज़्यादा पावरफुल है। नहीं देखे, सदा बादशाही नहीं तो अल्लाह करना के घर में है, अल्लाह ताला से कोई नहीं उलझ जिसने सकता। सल्तनतें भी की उसने जाना है। छोड़ें। लेकिन काजी Fall of साहब Roman Empire नहीं हुई थी। देखें, अब ये इन्होंने जो आइन में अमेंडमेंट की है कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कल को या सेशन जज को कहेंगे कि आप अपनी मर्जी से मुझे 1 मिनट दे दे, एडिशन जज के पास केस नहीं बन सकते। देखिए अगर तो एक सवाल आपसे, अब ब्रेक 1 मिनट लेट कर ले। कल को ये आइन में अमेंडमेंट करते हैं, अधूरी असम्बली है, ये पूरी असम्बली नहीं है, तरीके इंसाफ नहीं है कि जी हमारी 13 जमातें हैं, हमारे तो अभी एक महीना नहीं आया, लिहाजा हमारा 2 साल और एक्सटेंड करें कि हमने हर पार्टी का एक वज़ीर आज़म बनाना है। तो क्या ये भी मंजूर हो जाएगा? भट्टी साहब, आपको ना कोई 25-30 ताले खरीदने पड़ेंगे। वो आपको पाकिस्तान की जितने भी हम पिलर ऑफ द स्टेट है ना, उनके दरवाजों के ताले लगा के एक शख्सी इक़्तिदार, यहाँ पे जिस तरह ज़हीरुद्दीन बाबर था, शहनशाह अकबर था, वो करना पड़ेगा। हट्टी बंद करनी पड़ेगी। और हाँ, नीचे करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, वो भी आपको फूल पेश करेंगे। बड़े डिफिकल्ट हालात हैं। ख्वाब दिन में ख्वाब देखने बंद कर दें। मुझे पता है कैसे सब ये बताए। अब जैसे इन्होंने मंजूर कहा है, मेरी सिर्फ सुन ले, क्या ये कल को कह देते हम 2 साल मजीद इक़्तिदार में रहेंगे, तो क्या ये रहेंगे हम पे मुसल्लत? मेरी ये रहनुमाई फरमाए। सर कभी नहीं ऐसे होता, बड़े लिमिटेशन हैं, हमने बड़े बड़े इक़्तिदार देख। इस अमेंडमेंट के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार है? वो तो सिफर हो गए हैं। उनके 2 जूनियर सीनियर है उनसे, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और जो फैसला करेंगे, हतमी फैसला मिला वजह हम अपनी जुअर वो हम पफ्ड अप हो जाते हैं और ये होता है। मैं तो वैसे इतना ही कहूँगा कि मैं तो वैसे अदब का भी थोड़ा सा तालिब इल्म हूँ। मकबरा जहांगीर नज़्म मजीद अमजद की वो पढ़ लें तो बहुत ही ज़्यादा इबरत का निशान आपको नज़र आएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लिमिट्स में रह के कहानी आगे लेके चलनी चाहिए और लिमिट्स में रह के जाएगी और कोई बंदा इस तरीके से यहाँ आमराना तौर पर अपने आप को मुसल्लत नहीं कर सकेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी खबरें हैं। पार्लिमान में वज़ीर आज़म साहब को जो है वो नाअहली से बचा सकेगी हुकूमत, जो है जिस तरह से ये कह रही है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये कहाँ तक चलेगा? और नीचे जो मईशत का एक्स फैक्टर है वो क्या कर देगा? क्योंकि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि चीथड़े उड़ा देगा किसी स्क्रिप्ट के भी जो मईशत का बिफरी हुई मईशत का स्क्रिप्ट है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक बात की है, राना सनाउल्लाह साहब हमारे बड़े देरीना दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि अगर नाअहली होती है वज़ीर आज़म साहब की तो उनके पास क्या इसका हल होगा? सुनाइए ज़रा। ठीक है, इसमें तो कोई उन्होंने बात गलत नहीं की। तैयार है, ज़ाहिर है फिर अपना एक अगला जो पीएम है वो बना देंगे। वैसे ही इस एक बहुत ही इतनी वाइब्रेंट आपको तो कभी पार्लिमान नहीं मिली थी, राजा रियाज साहब जैसी इंतहाई डायनामिक एक अपोजिशन मौजूद है, तो एक नए पीएम आ जाएंगे। मैं वैसे मुझे ताज्जुब है, मैंने वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की भी सुनी हुई है। जिस तरह आजकल एक बड़ी जमात सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी और उनके फैसले पे आलेलानिया बगावत ना सिर्फ बल्कि फैसला के आने के बाद भी कहते हमने फिर भी नहीं मानना, कर लो जो पंजाबी कहते हैं ना, कर ला जो करना है। तो इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही। कादी साहब मेरी एक रहनुमाई फरमाए। यही जो कबीना है, सॉरी इस वक्त असम्बली है टूटी फूटी, ये कल को एक बिल लाती है कि हम 13 जमातें हैं, 12 महीने में तो हमने एक जमात का एक वज़ीर आज़म 3 महीने रहेगा, तो 3 साल के लिए ये
आइन में तरमीम कर सकते हैं और फिर भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की हम नहीं मानते। देखें नहीं, वो आइन में तो कर ली तरमीम। मैं आपको तारीख बताता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ आपको भी याद है एक रेफरेंडम हुआ था और उसमें सवाल ये था कि क्या आप इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, और अगर आप इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक मोहतरम जो है वो अगले 5 साल के लिए मुंतखब होंगे। इस तरह की तहरीर में कुछ थोड़ा बहुत मेरा 19-20 फर्क था, लेकिन मतलब थीम यही था। वतन अजीज में ये हुआ। अगर तो ये उस पाथ पे जाना चाहते हैं, उस रास्ते पे जाना चाहते हैं, और फिर मुझे ये भी बड़ी तकलीफ होती है कि जिस शख्स ने और जिसके इक़्तिदार ने, जो आपकी वजह जन्म था, आपकी पैदाइश की वजह था, आप में से कोई काउंसलर ना जीत सकता अगर ऊपर जनरल ज़िया-उल हक की ताकत ना होती, उसका एक वो डंडा जिसे आप कहते हैं वो ना होता। वो था असल मार्शल लॉ। ये जो परवेज़ मुशर्रफ का था इसे तो 10 पॉट मार्शल लॉ कहते हैं। तो उसमें फांसियां लगी, पीएम फांसी लगे, कोड़े, सब कुछ, सारी कहानी सब आपके सामने है। तो अगर तो आप उस रास्ते पर चलना चाहते हैं और वतन अजीज़ को इस हवाले से आगे ले जाना चाहते हैं एक ख़ानदान के इक़्तिदार के तूल के लिए, तो वेरी गुड, जो मर्जी करे। काई साहब, मैं आप साहिब इल्म है, अगर उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, नहीं चल रहे, 10 बयानात सुनवा दूं कि हमने ये फैसला नहीं मानना, आप कह रहे चलना, कह दिया, चलना शुरू हो गए हैं। कल ठीक है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी तो नहीं रहेगी, इसको ओलिगार्की बना दें, इसे एक खानदान की जो है जिसे कहते हैं डायनेस्टी सब है। हमने तस्लीम नहीं करना। अगर खौफनाक बिल्ली हमें खाने आ रही है, हम उसे नहीं तस्लीम करना चाहते। जो हमारी जो हालत है, कल हमारी इतला के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 जज साहबान ने कहा था कि पैसे 21 अरब रुपए जमा कराएं, सिक्योरिटी का प्लान है, वो नहीं गया, 0 है। बुला लिया ना, परसों बुला लिया उन्होंने। लेकिन जरा सुनिएगा राना सना, मैं उन्हीं की बात सुना रहा हूँ आपको, सुनाइए जी राना सना सर। अच्छा, इस बात में तो मुझे कोई एतराज़, ये तो बड़ी सेंसिबल बात की उन्होंने। काई साहब, मुझे आपकी सेंस पे थोड़ा सा शक है। बताएं। उन्होंने कहा अगर आइन ने गुंजाइश दी, आइन ने कहाँ गुंजाइश दी हुई है? आइन तो वादे लिखा जा चुका, उसमें रोजाना जेर जबर भी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो कह रहे हैं हरेक अगर आइन में गुंजाइश हुई तो आगे ले जाए। आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है मेरे मोहतरम। ये एक वकील भी है, एक इंटीरियर मिनिस्टर भी है। कोई एक आदमी पूछे कि अगर 5 साल की असम्बली मासवा खुदा ना खास्ता कोई आसमानी आफत, जलजला, तूफान, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, आइन ये नहीं कहता कि 5 साल के लिए आए और 15 साल लो। वो ज़िया-उल हक ने किया था, 3 महीने के लिए आए, 11 साल रहे। ये कह रहे हैं कि आइन तो नहीं देता, तो फिर ये चले जाएंगे। वो कह रहे हैं हम चले जाएंगे। फिर उन्हें ये लफ्ज़ कहना चाहिए काई साहब नहायत अदब एहतराम से कि आइन के मुताबिक हमारी मुद्दत 5 साल होगी, लेकिन जिस आइन में इन्होंने अदम एतमाद लाया उसी आइन में 90 दिन का इलेक्शन लिखा है, वो क्यों नहीं करा रहे? मुझे ये बताएं ना आप सारे लोग। मेरी अक्ल दंग रह गई है। हर आइनी माहिर से मैं पूछता हूँ, वो कह रहा है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। तो जब मैं कह रहा हूँ कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे, तो उसका कौन जिम्मेदार है? उसका तैयार ही नहीं कोई और रहा। ये भी खुद कहते होंगे, लेकिन करवाने नहीं। अब भाई तुम भी नहीं करवा रहे, असल जिम्मेदारी है। अगर कोई भी असम्बली तहरील हुई, जिस तरह आइन में लिखा है आप किसी के खिलाफ अदम एतमाद ला सकते, उसी में लिखा है कि आप वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को अख्तियार है कि वो असम्बली कौमी की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सूबाई तहलील कर दे। उसको आप मान नहीं रहे। आइन का एक हिस्सा मान रहे हैं जिसमें अदम एतमाद है, उसी आइन में लिखा है कि तहलील करते हैं, वो नहीं मान रहे। ये तो फिर मन पसंद है कि आइन रोज़ाना लिखते हैं। ये आइन एक दफ़ा 1973 का लिखा गया, मनोवन उस पर अमल करना हर शहरी का, हर अदारे का आइनी और कानूनी पाबंद है। अगर वो नहीं अमल करता तो आइन से बगावत करता है। कहता हूँ भट्टी साहब, दिस इज़ दी, ये पाकिस्तान जो है ना, इसका मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ रहा है। इसमें जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि एक्स फैक्टर जो इकॉनमी, जिसको सारे इग्नोर कर रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि कैसे दवाम मिले मियाँ नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार को और उसके ख़ानदान के इर्द गिर्द जो इस बाकी सारे सिस्टम में लीचेस जो हैं वो इसको इसमें से अपना अपना हिस्सा लेते रहें। तो ये अब काम चलना वैसे ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल, मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो मटेरियल बेसिस पाकिस्तान की मैशत में नहीं रही कि इस तरीके से यहाँ ऊधम मचा के लूट मार का सिलसिला जारी रखा जा सके। अच्छा, कहीं से कहीं बात निकल जाएगी। कहाँ रह रहे हैं आप? साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरी इतला के मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया इलेक्शन नहीं कराना। आज इस वक्त तक आपके ख्याल में आपको इलेक्शन 14 मई को जो अदालत का हुक्म है उसके मुताबिक होते हुए नजर आ रहे हैं, आते हैं, तो उसके लिए क्या हुकूमत ने इक़दाम की? साहब, मैं आप सिर्फ एक बात बता दूं, जो भी यहाँ लोग हैं सुन लें हम फकीरों की बात।
ये स्क्रिप्ट अब आपके नहीं तारीख के चलेंगे। अच्छा छोड़ें इस बात को, ज़रा थोड़ा लाइट भी करें। आप इतनी हैवी गुफ्तगू करते हैं, दो चाय के कप और पीने पड़ जाएंगे। ये मुफ्ती सईद साहब तशरीफ़ लाए हैं और ये मियाँ अपना इमरान खान साहब की निकाह के बाबत जो है ये मैंने तो प्रोड्यूसर ने ठीक किया, मतलब अगर गल मुफ्ती साहब ते आ गई है तो सुलह कर लो। की ख्याल है थोड़ा? कादी साहब जो इनकी अवाम में गमो गुस्से का शिकार है, इससे क्या होगा? इमरान अनपॉपुलर हो जाएगा। अब इमरान खान की ऑडियो वीडियो, उस पर कातलाना हमला, 144 मुकदमत, बगावत और दहशतगर्दी, और ये बिलो द बेल्ट आए हैं। उनकी मिसेज एक घरेलू खातून है। इस निकाह का जवाब अब हर एक डीएनए देखोगे। सुना है इन्होंने 28 को आना था, उम्र पे गए हुए थे, अल्लाह ताला कादी साहब पीछे डोरे कोई और हिला रहा है। मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ ने किसी और को कहा कि 20-22 तक निकालो, मामला तक कर लूंगा। ये तारीख जो है, अगर हमने खुद को बेवकूफ बनाना है तो ठीक है, फिर ठीक है भाई। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कहते हैं जब तक बेवकूफ और लालची लोग जिंदा ठग भूखे नहीं मर सकते। भट्टी साहब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप चुप सही साहब, इधर क्या इनको आने की जरूरत है? क्या जवाब है? देखिए कल को आप हर सियासतदान को पूछे, इधर आ भाई तेरा निकाह कब हुआ था, किसने पढ़ाया था? What is this यार? मैं ये कहता हूँ ना, आप इमरान खान को इलेक्शन में शिकस्त दे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताएं, 1 साल हो गया है, अब तक क्या नहीं किया खान के साथ इन्होंने? क्या खान की जो थ्रेट थी वो मिनिमाइज या मिटिगेट हुई है? उसको गोलियां मार के देख लिया, उसके घर का दरवाजा तोड़ा, उसके लोगों को उठा के ले गए, उनके बुरा हाल उनका कर दिया। इसको क्या हुआ? दुश्मन भी ना दुआ करें किसी का कम ज़र्फ ना हो, बहू बहनें बेटियां सबकी बराबर होती हैं। ये बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, निकाह कब हुआ, किसने पढ़ाया, किसने नहीं पढ़ाया। यार ये हिस्ट्री जाएंगे ना तो इसमें बहुत गंद होगा। काई सब मेरे ख्याल में ये बिलो द बेल्ट है। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़े। हम तो इस बात के उस दिन से खिलाफ हैं, कोई किसी की ज़ात के बारे में जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से हुआ, हमें सख्त रंज हुआ और उसी रंज का हम बार बार इजहार करते हैं। हालांकि उन्हीं के पास जाके फिर ये उनसे दोस्तियां करते हैं और हाथ मिलाते हैं। और अगर किसी और के खिलाफ भी हम अगर ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के बारे में भी कोई नाजेबा लफ्ज़ कहेंगे, मैं उसकी भी मुखालफत करूंगा, काबिल एहतराम है। लेकिन ये अपने कुछ दोस्तों को देखें यार, अब ये धंधा चाहिए यार भट्टी साहब, आप किसी के काम कर ले यार। मैं ये कहता हूं कि किसी के पीछे चल पड़े तो मुमकिन है पिछले 10 सालों में किसी बड़ी शख्सियत के 1 दर्जन निकाह निकल आए, फिर क्या करोगे? हम तो उसमें बात ही नहीं करना चाहते। रमजानुल मुबारक नहीं करना चाहता अल्लाह, मैं आपको कह रहा हूं ये गलत कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कब निकाह हुआ, किस शर्त में तलाक ली गई। गलत कर रहे हैं। इज्जत करनी सीखे, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करेंगे तो इनकी इज्जत में इजाफा होगा, मेरा भी और आपका भी। मैं यही कह रहा हूं, इस गंदे खेल से नहीं आप मुतालबा करेंगे, ये गंदा खेल छोड़े। मैं तो कोई भी खेल रहा है, हम नाम तो ले ही नहीं रहे। हमने आज तक इस बात को किसी को हमने टेकअप नहीं किया। हमने ये गलाजत जो है ये इसको कभी अपनी स्क्रीन पे लेके नहीं आए। हमने तो कभी एक किसी मौलवी को और साथ किसी मोहतरमा किसी एक्ट्रेस को बिठा के ड्रामा करके रेटिंग लेने की कोशिश नहीं की। ये घटियापन हमने कभी नहीं किया। जो व्यापारी है वो मैं उसको जानता हूँ। कैसा बात सुने, छोड़े इस बात को। सियासी लीडर कोई भी हो, सारे ही काबिल एहतराम है। कल शहबाज साहब के बारे में, जरदारी साहब के बारे में, इमरान खान या किसी और मौलाना साहब, ये इस हद तक ना जाए, इस गंद में ना जाए। सियासी और इसलिए भी ना जाएं कि इससे आपकी बेबसी और मजबूरी जो है वो यहाँ होती है। आपकी गंदगी भी जहन होती है कि आपका सोच में नेगेटिव है। ना करें, इलेक्शन सियासत रखे, नजरिया सियासत में लेके आए। जब से आपने नजरियात निकाल के मालियात डाले हैं, गांधी पे है। अच्छा जरा सुने क्या कह रहे हैं किबला शाह महमूद कुरैशी साहब। ठीक है, उसमें मैं तो समझता हूँ कि देखें आप, हाउ कैन यू, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो है, उसमें तो कोई मैं मेरी एक गुजारिश है, पाक फौज मेरी है, आपकी है, पाकिस्तान फौज का है। फौज से अगर कोई मदद, मुल्क की बेहतरी, हाँ सियासत में नहीं आना चाहिए, सहाफत को दबाने के लिए नहीं आना चाहिए। अगर वो अमन व अमान के लिए कोई रोल अदा कर सकते हैं बिल्कुल आना चाहिए। अगर वो जलजले में मदद कर सकते हैं, अगर सैलाब में मदद, मेरी फौज है ना, और मेरे लिए जाना कुर्बान ना, इतने अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं, जो शहीद हो चुके हैं, जो हो रहे हैं। कहना चाहता हूँ और आपकी वजह से मैं ये बताऊँ कि मुझे एक बड़ी अहम शख्सियत ने एक बात बताई कि ये जो आप अपने इदारों पर, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो जो है वो आपकी फ़ौज हो, इस पर जो है कॉन्शियसली ताकतें, बखुदा मैं कोट कर रहा हूँ एक बड़े अहम आदमी को, कि वो जानबूझ के अंडरमाइन करने के लिए करवा रहे हैं। इसको हमें हर जगह रेजिस्ट करना चाहिए। हाँ,
कोई इंडिविजुअल किसी इदारे में गलत करता है उसको हम पॉइंट आउट करेंगे, मगर आप इस तरह से इस रियासत का कोई तैयार साड़ी इज्जत रहने दो। आखिरी अदलिया भी हमारी, फौज भी हमारी, सियासत भी हमारे। हाँ, जहाँ किसी एक इंडिविजुअल की गलती है उसकी निशानदेही करना साफ़ी की बुनियादी जिम्मेदारी है, क्योंकि साफ़ी जज से ज्यादा गैर एक ऊंची ना फेरे ना सारे ऊपर जिस तरह नीचे। लेकिन सब ऐसे ही एक बताएं, एक ब्रेक है। शहबाज शरीफ साहब भी उम्रे के लिए जा रहे हैं, कोई खास वजह? यार हाँ, आजकल सब उम्रे की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। और मेरा मतलब ये है कि ज़ाहिर है उम्र हमें भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, लेकिन इन 10 दिनों में जो है उम्रा ज़्यादा ज़रूरी था। बस जो उम्र तो खैर हमेशा ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन अगर पॉलिटिकल इनकी देखें तो यहाँ तो वैसे आजकल ज़्यादा ज़रूरत थी, 10 दिन बाद भी जा सकते थे। इन 10 दिनों में जब अहम फैसले होने हैं तो चलें वो अल्लाह से दुआ मांगें ताकि उनके हक़ में चीज़ें ठीक हो सकें और अवाम के हक़ में भी ठीक हो जाएँ। मगर होता बात सिर्फ ये है कि या अवाम के हक़ में ठीक हो सकती हैं या इनके हक़ में ठीक हो सकती हैं। चलें एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, अब तक तो जो हमने स्टोरियाँ सुनाई वो स्टोरियाँ ही हैं। हजूर मेरा ज़रा थोड़ी तवज्जो चाहिए आपकी। आप ये ठीक है, मुख्तलिफ मालियाती मफादात टकरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट किसके हक़ में जाए, उसके हक़ में, मेरे हक़ में ये जाए, सारे गलियाँ हो जान सुनियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, यही लड़ाई हो रही है। अब आते हैं इस मुल्क के लोगों की स्टोरी पर। IMF ने कहा है कि यहाँ पर तरक्की की शरह इशारिया 0.5% रहेगी। 80 लाख अफराद बेरोज़गार होने का खदशा है, यानी ऑलरेडी बेरोज़गारों में 80 लोगों का इजाफा होगा। और याद रखिए ये वो लोग हैं जिनकी कदर फाजल कमाई हुई, जिनके टैक्स से 17-18 बिलियन डॉलर पे ये इशराफिया की जौंकें पलती हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। इसहाक डार साहब कह रहे हैं जी UAE से हमें $1 बिलियन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। मिलता है या नहीं मिलता? फिर और एक और बड़ी हमें जो डिबैकल हुई है फॉरेन जो हमारी पॉलिसी की सतह पर, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, कल भी हमने 10 बस्ता आपकी खिदमत में हाजिरी दी थी और आज भी दे रहे हैं कि हमें एहतजाज करना चाहिए कि G20 की एक कंट्रोवर्शियल, एक मुतनाज़िया, एक कश्मीर जहाँ पे हमारे भाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, वहाँ क्यों ये कॉन्फ्रेंस रखी गई? इस पे कोई आपका बयान आया है? जवाब देता हूँ ना। G20 की मकबूजा कश्मीर में जब आपकी पूरी हुकूमत एक जमात को ख़त्म करने के लिए कातलाना हमला से लेके हज़ारों मुकदमा दर्ज कराए, सहाफ़ियों पर कदगद सच दिखाने से लग जाए, माफिया को कंट्रोल करे, कादी साहब फिर बैरूनी दुश्मन हो आप क्या होगा? मुझे बताएं, ये जो आपने कहा 80 लाख 3.5 करोड़ पहले बेरोजगार हो चुके हैं इस मुल्क का, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, वजूद मुझे खतरे में लग रहा है। कादी साहब, जब तक आपने लाख रुपए से कम सैलरी वाले मजदूर, किसान, रेडीबान, क्लर्क, सिपाही, आम बंदों की हालत जार ना बेहतर की, कादी साहब इस चौक में खड़े होकर आप राशन बांट के दिखाए, लोग बोटियां तोड़ देंगे। इस कदर गुर्बत, इस कदर महंगाई। और लेकिन काजी साहब एक बात याद रख रहे हैं, यहाँ आपके हुक्मरानों की हालत बेहतर होगी, यहाँ 22 करोड़ आवाम की। फिर आपको इसके लिए इन गिद्धों को पीछे करना होगा। सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक दो खानदानों के गिर्द घूम रहा है। काजी साहब मैं आपसे एक गुजारिश, मुझे बताएं ये क्या है? मेरी खातिर ना आप सुबह सरकारी जनरल अस्पताल, जनाज अस्पताल, सर्विस अस्पताल जाए, अल्लाह की कसम इंसानों का राज अमीर आदमियों की बिल्लियों से बदतर हो रहा है। चादरें फटी हुई, गलाजत के ढेर, MS के कमरे, VVIP प्रोटोकॉल जैसे ग्रेड 50 का अफसर है। काजी साहब इस लाख कानूनियत, पैसे की गलत तकसीम, अख्तियारात की गलत तस्लीम ने कौम ने हमें हजूम बना दिया। और दूसरा जो आपके इसहाक डालर साहब कह रहे हैं वहाँ से UAE से पैसे आ रहा है, कर्जा है तो कर्जा शहीद को भी माफ़ नहीं। जब तक आपने अपनी मुल्क में इंडस्ट्री बेहतर ना की, टैक्स कलेक्शन बेहतर ना की, अभी तो आए भी नहीं हैं, आएंगे तो देखेंगे। सिर्फ 2 महीने में आपके 3000 डॉक्टर, इंजीनियर और IT के एक्सपर्ट मुल्क से जा चुकी हैं आपके इस मुल्क में। भट्टी साहब कोई 2 महीनों में 1,27,000 लोग चले गए हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त एक मैं जितनी सीनियर एलिमेंट है और जो सीरियस सेक्शन ऑफ द स्टेट है, हम उनसे मुखातब है कि यार अगर कोई हमने अपनी आगे कहानी बढ़ानी है, आप मुझे ये बताएं कि पूरा मीडिया, पूरी ताकत, तमाम आपकी लीगल फ्रेटर्निटी, तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो लगे हुए हैं 1-2 खानदानों की जो है वो वहाँ पे वो चापलूसी के लिए, गुलामी के लिए, खुले लफ्जों में कहें क्या है, पान डाला है। मतलब सिर्फ पूरी की पूरे 13 जमातें एक आदमी को खत्म करने के लिए, खुदा का वास्ता यार जाने दो।
तो यार एक इलेक्शन की मैं और एक और मैं बात बताऊं, आज मसला क्या है बड़ी साहब, दिल लगती खुदा लगती कहेंगे हम, इनको ये मसला क्यों नहीं लगता? एवन फील्ड्स हो, बनी गाला हो या राय विंड हो, इसके सैकड़ों मील बाहर तक गुर्बत गुजर नहीं सकती, वहां से एहसास कैसे होगा? ये लड़ रहे हैं आपस में, बड़े मालियाती, आधे सेठ इधर बैठे ने, आधे इधर बैठे ने, आधे उधर बैठे ने, और ये तमाशा बंदर तमाशा लगा हुआ। गुजारिश करता हूं आप रायविंड में और बिलावल में पैदल चल के दिखाएं, थक जाएंगे। खुदा का वास्ता ले, ये हमारे हुक्मरान नहीं है, हमें अपने लीडर अपने तबके से लाने पड़ेंगे, और हमें नहीं लगता कि इधर ये, और फिर इन्हें तो अपनी एग्जिस्टेंस का नहीं ख्याल। ओए ये खुदा ना खास्ता खाकम बदन मेरे मुंह में खाक, यहाँ कुछ हो गया तो तुसी कितने ऐशियां करोगे, तो तुम्हारी औलाद कितने। प्लीज थिंक अबाउट दिस कंट्री। इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।